और इसीलिए मेजॉरिटी रिपब्लिकन नेता आज कोई कांग्रेस की राजनीतिक गुलामी करता है तो कोई बीजेपी की राजनीतिक गुलामी करता है। और गुलाम होने वाले जो लोग हैं वो किसी के नेता नहीं होते, किसी समाज के नेता नहीं होते। कोई भी सरकार हो उसके नीति में बदलाव आना चाहिए जो हमारे हित की होगी। ये बीआरएसपी का मकसद है। बीजेपी आरएसएस से संविधान को खतरा है और इसीलिए अंबेडकरवादी लोगों ने, संविधान के मानने वाले लोगों ने अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है तो ठीक है भाई, प्रकाश अंबेडकर नहीं आए तुम्हारे साथ, नहीं जम गया, नहीं हो गई शादी तुम्हारी, तो कोई और तो दूल्हे तुम्हारे लिए मिल सकते थे ना। संविधान को खतरा है। अब रामदास आठवले तो कहते कि बिल्कुल नहीं, मैं तो उनके ही साथ हूं। अब कल परसों तो यही भाषा नागपुर में कवाड़े सर भी बोलते थे। आजकल कहा कितने बचे हैं। और जो पंत प्रधान अभी कहता है कि हमने इतना बड़ा मंदिर बनाया, तो 2 साल के कोविड के पीरियड में भारत के लोगों को मदद करने के लिए ये मंदिर बनाने वाली सरकार कहा था। इलेक्ट्रल बॉन्ड में किसका पैसा लगा, वो पैसा किसको जाता है, फिर उसके बदले में टेंडर किसको मिलते हैं, उनके कंपनी के लाइसेंस किसको मिलते हैं, ये सारा डिटेल अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि संविधान कितना भी बड़ा तानाशाह भारत में आए, वो संविधान को बाका बाल नहीं कर पाएगा। ओबीसी समाजाची जनगणना अजूनपर्यंत केली नाही। 50 वर्ष काँग्रेसने राज केलं, अटल बिहारच्या धरून मोदीने 15 वर्ष राज्य केलं, 5-7 वर्ष इतर चिल्लर पक्षात गेले, पण कोणीही ओबीसी समाजाची जनगणना केली नाही। ती जनगणना करण्याचे ध्येय ह्या बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पक्षाने घेतलेला आहे। तर जोपर्यंत निवडून येत नाही तोपर्यंत सातत्याने लढा देत राहील। त्यासाठी अंबानी, अदानी, गडकरी, ठाकरे कुणी का असोना आम्ही लढणार म्हणजे लढणारच। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचा, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचा आज या जाहीर सभेमधनं मी नागपूरवासियांना सांगू इच्छितो की बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पक्षाने मला अधिकृतपणे उमेदवार घोषित केलं। डॉक्टर सुरेश माने सरांच्या आदेशान्वये मी उमेदवार झालो, पण खरा उमेदवार मी नाही। खरा उमेदवार मायबाप माझी जनता आहे, खरा उमेदवार माझे कार्यकर्ते आहे जे या मनोवादी व्यवस्थेला निस्तनाबूत करण्याची क्षमता ठेवतात। मला पत्रकारांनी विचारलं की एवढ्या मोठमोठ्या लोकांसोबत तुम्ही इलेक्शन कसे लढणार, तुमची ताकद काय आहे? त्यावेळेला मी सडेतोड उत्तर दिलं की मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि कांशीरामजीचा चेला आहे। मी कुठेही हार मानणार नाही आणि पैशाचं काय घेऊ म्हटलात, एक नोट भी दो और वोट भी हो या संकल्पनेतून इलेक्शन लढणार आणि या नागपूर क्षेत्रामध्ये खरोखर एक आगळा वेगळं चित्र निर्माण करून दाखवणार ही व्यवस्था या ठिकाणी करतो आहे। मित्रांनो, निवड या प्रस्थापित लोकांच्या विरुद्ध उभं राहायचं म्हणून उभं राहिलेलं नाही, आपल्यामध्ये काहीतरी दम आहे। कारण एका पत्रकाराने म्हटलं या दमदार उमेदवाराच्या तुम्ही विरोधात कसे काय, तर आम्ही काय कमी दमाचे आहोत का? बाबासाहेबांच्या लेकरांना काय दम नाही का? त्याचा दम कोणी काढून घेतलाय का? हा विचार आपण केला पाहिजे आहे। अरे कितीदा आपण त्यांना म्हणायचं, आताच पाटील सर बोलताना बोलले, बोरकर साहेब बोलताना बोलले की दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणणाऱ्यांनी आता सावध व्हावं। समाज जागृत झाला आहे, दलालीचे काम आता बंद केले पाहिजे। दलाली करताना आढळलं तर लक्षात घ्या, समाज तुम्हाला माफ करणार नाही।
आता तर नवीन ट्रेंड आला आहे म्हणे संविधान खतरे में है, आता संविधानाला धोका आहे। अरे विचारतोय संविधानाला जर धोका असेल भाजप पासून काँग्रेस पासून तर प्रश्न पडतोय की ज्या भाजप बरोबर गेलेले जोगेंद्र कवाडे लॉंग मार्चचे प्रणेते स्वतःला डॉक्टर बाबासाहेबांचे अनुयायी म्हणतात ते त्यांच्या सोबत आहे। संविधानाला धोका कसा असू शकतो? सुलेखाताई कुमारे ज्यांनी आजीवन अविवाहित राहून समाजाचं काम केलं त्या भाजप सोबत आहे, संविधानाला धोका कसा राहू शकतो? अरे डॉक्टर बाबासाहेबांचे अनुयायी म्हणणारे रिपब्लिकन पार्टी आठवलेजी भाजपामध्ये केंद्रामध्ये मंत्री आहे, संविधानाला धोका कसा राहू शकतो? अरे तुम्ही मांडलेलं तत्व हे कुठेतरी फेल ठरत आहे, म्हणून तुम्ही सावध व्हा। आज आमचा समाज जागृत झालाय, समाज खपवून घेणार नाही याची दखल आपण घेतली पाहिजे आहे। मित्रांनो, निवड आम्ही हे सांगण्यासाठी आलो नाही, या नागपूर क्षेत्रामध्ये निवडणूक लढण्यासाठी आमदार खासदार बनतो मी कुठेतरी जाईल काहीतरी मोठा होईल या भूमिकेतून मी आलेलो नाही। अरे मी सच्चा बाबासाहेबांचा कार्यकर्ता आहे, आंबेडकरवादी आहे, चळवळीचा प्रणेता आहे, चळवळ पुढे नेण्याचं काम माझ्या खांद्यावर आहे, लक्षात घ्या। म्हणून मी या ठिकाणी जो उभा आहे ती चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी आहे, चळवळीला मरू देण्यासाठी नाही। अरे मोठमोठे नेते म्हणतात की आता चळवळ संपली, जे बाबासाहेबांच्या रक्ताचे असतात। अरे मी रक्ताचा नाही, डॉक्टर बाबासाहेबांच्या विचाराचा आहे, म्हणून चळवळ जिवंत ठेवणार आहे। ही गोष्ट तुम्ही लक्षात घेतली पाहिजे। सगळ्या थांबणार नाहीये, अरे आम्हाला विचार करायचा आहे। बरेच लोक म्हणतात भाजपला हरवायचं आहे मग त्याच्या विरोधी पक्षाला मतदान केलं पाहिजे, भाजपला हरवायचं आहे त्याच्या विरोधी पक्षाला मतदान केलं पाहिजे, गडकरींना हरवायचं आहे त्याच्या विरोधी पक्षाला मतदान केलं पाहिजे। हे सगळे फंडे आहेत असं काही नाही, हा विचार करा। अरे आम्हाला जर हरवायचं असेल, आपली ताकद निर्माण करायची असेल तर आंबेडकरी चळवळीला नागपूर शहरामध्ये जिवंत केलं पाहिजे। काँग्रेसची ताकद तरी किती आहे याचा अवलोकन मागच्या वेळेसच झालेला आहे की ज्या वेळेला 4.5 लाख नाना पटोलेंनी घेतले त्याच्यापैकी 5 लाख बुद्धिस्टांनी मत केले, कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला मताचा अधिकार दिलाय, आम्ही तो 100% गाजवतो। आंबेडकरी चळवळीचे लोक पूर्णतः 100% मतदान करतो, ही गोष्ट तेवढीच महत्वाची आहे। अरे 5 लाखापैकी 50,000 लोकांनी नसेल केलं, 4.5 लाख लोकांनी मतदान जर केलं असेल, 67,000 मतदान आंबेडकरी चळवळीच्या नेत्यांना, 50,000 गडकरी घेऊन गेले असतील, उरलेले 3 लाख कुठं गेले? तर उरलेले 3 लाख जर मत काँग्रेसला गेले असतील तर काँग्रेसची ताकद काय हा विचार त्यांनी केला पाहिजे। आज समाज जागृत झालाय, समाज विचार निश्चित करेल की चळवळ जिवंत ठेवायची की संपवायची, आणि चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी पुढे निघालेला हा रथ कधी मागे येऊ देणार नाही, थांबू देणार नाही। आम्ही काही भाजपच्या वाट्याला जाणार नाही, कारण माझ्यासारखा फाटका उमेदवार बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पक्षाने दिलेला आहे, ही गोष्ट लक्षात ठेवा। कारण माझ्यावर कुठल्याही प्रकारची ईडी, कुठल्याही प्रकारची सीबीआय कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू शकत नाही, कारण माझ्याकडे काय आहेच नाही, तर काय तर धमकी देणार आहे। पण ज्या उमेदवाराला वोट देण्याचा बेत ज्या लोकांनी बनवला आहे त्याला मी सांगतोय की अरे त्यांच्या मागे निवडणूक त्यांनी जेव्हा लढवली त्यावेळेला त्यांनी हफनामा लिहून दिला होता, शपथपत्र लिहून दिलं होतं, त्याच्या आजच्या शपथपत्रामध्ये त्यांच्या प्रॉपर्टीमध्ये 64% वाढ झाली आहे। उद्या ईडी आणि सीडी केव्हा जाईल आणि केव्हा सीबीआय येईल आणि ते काँग्रेसमधून भाजपमध्ये येईल याची काही गॅरंटी नाही। याची त्यांनी वोट देणाऱ्यांनी शाश्वती मागावी, स्टॅम्प पेपरवर लिहून घ्यावं, कारण कालपर्यंत काँग्रेसचा आमदार आज भाजपचा सेनेचा उमेदवार झालाय, ही गोष्ट अस्तित्वात आहे, हे लक्षात ठेवा। की अशोक चव्हाण सारखे माणसं ज्यांना काँग्रेसनं 2-2दा मुख्यमंत्री बनवलं, त्याच्या बापाला मुख्यमंत्री बनवलं, अरे तो काँग्रेसचा झाला नाही तर तुम्ही मतदान करणार आहे त्यांना काय विचारणार हा प्रश्न तुम्ही स्वतः निर्माण केला पाहिजे। एवढ्यावरच होत नाही, आम्हाला पुढे झालं चल तर आम्हाला विचार करावा लागेल की आम्ही काही इलेक्शन मध्ये उतरलो। अरे सातत्यानं 5 वर्ष आम्ही जन आंदोलन करतोय, आपल्या जनसामान्य लोकांसाठी भांडतोय, लढतोय, आम्ही गायरन धारकाचं आंदोलन करतोय, गायरन धारकांच्या जमीन त्यांना परत मिळावं हे ठासून कोर्टाला सांगतोय, समाजाला सांगतोय, सरकारला सांगतोय, आपली बाजू मांडून घेतोय। माने सरांच्या नेतृत्वात सुप्रीम कोर्टामध्ये, हायकोर्टामध्ये
अपील केली आणि ते प्रकरण थांबवलं, शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्यापर्यंत ठेवल्या. ही आमची भूमिका आहे आणि ती लढाई आहे आणि ती आम्ही लढाई जिंकलेलो आहे. ते काम फक्त बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच करते, हे तितकंच महत्वाचं आहे. याच्यावरच नाही, ज्या वेळेला 16,000 शाळा बंद करण्याचा निर्णय या महाराष्ट्र शासनाने घेतला, त्यावेळेला बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पक्ष रस्त्यावर उतरला, संविधान चौकात आंदोलन केली, पूर्ण महाराष्ट्रात 26 जिल्ह्यांमध्ये कलेक्टरला निवेदन दिलं आणि शाळा बंद करण्यापासून थांबवलं. गोरगरिबांच्या पोरांच्या शिक्षणाचा अधिकार हा मिळालाच पाहिजे, तो हक्काचाच आहे, ही भूमिका आम्ही मांडली. याच्यावरच थांबत नाही. शेतकरी आहे, शेतमजूर आहे, मोलकरणी आहे, घरकाम करणाऱ्या महिला आहे, त्यांना वयाचे 60 वर्ष पूर्ण झाल्यावर 5,000 रुपये पेन्शन मिळाली पाहिजे, ही भूमिका घेऊन आम्ही निघालेलो आहे. याचा सुद्धा विचार बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पक्षाने केलेला आहे, दुसऱ्या कोणत्याही पक्षाने केलेला नाही. याचा विचार आपण केला पाहिजे. आमच्या बाजूला भंडारा जिल्हा, कुही तालुका, उमरेड तालुका, या तालुक्यातून गोसेखुर्द धरणाचं जे नुकसान झालं, गोसेखुर्द धरणामध्ये जे लोकांचे घर गेले, शेत्या गेल्या, त्यांची भरपाई मिळावी, त्यांना 100% अनुदान मिळावं, यासाठी लढा देणारा एकमेव पक्ष महाराष्ट्रातला आहे, तो म्हणजे बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पक्ष. याची आपण जाणीव केली पाहिजे. अरे ज्या समाजातून मी होतो, ज्या समाजामधून मी येतो, तो समाज ओबीसी समाज, त्या ओबीसी समाजाची जनगणना अजूनपर्यंत केली नाही. 50 वर्ष काँग्रेसने राज केलं, अटल बिहारचे धरून मोदीने 15 वर्ष राज्य केलं, 5-7 वर्ष इतर चिल्लर पक्षात गेले, पण कोणीही ओबीसी समाजाची जनगणना केली नाही. ती जनगणना करण्याचं ध्येय ह्या बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पक्षाने घेतलेलं आहे. जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, हा नारा घेऊन आम्ही पुढालेलो आलोय, हे लक्षात घ्या. ही भूमिका अजूनपर्यंत कोणी घेतलेली नाही. एवढ्यावरच नाही, विदर्भाच्या मुद्द्यावर आम्ही लढतोय. विदर्भ वेगळा झाला पाहिजे, विदर्भ राज्य बनलं पाहिजे, विदर्भाचा अनुशेष भरून निघाला पाहिजे, विदर्भातल्या नवयुवकांना रोजगार मिळाला पाहिजे, त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली पाहिजे, यासाठी आम्ही सातत्याने भांडत असतो. आणि एवढंच नाही, अरे ज्या मुंबईमध्ये या महाराष्ट्राची राजधानी आहे, त्या मुंबईमध्ये पहिल्यांदा विदर्भाच्या नावावर 35,000 लोकांना घेऊन मोर्चा काढणारा हा बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पक्ष, दुसऱ्या कुणाची हिंमत झाली नाही. याचा विचार आपण केला पाहिजे आहे. मित्रांनो, मी एवढंच बोलण्यासाठी नाही, तर या नागपूरच्या जनतेला सांगू इच्छितोय की एकदा कंबर कसून हा योद्धा उभा झाला तर जोपर्यंत निवडून येत नाही तोपर्यंत सातत्याने लढा देत राहील. त्यासाठी अंबानी, अदानी, गडकरी, ठाकरे कुणी का असोना आम्ही लढणार म्हणजे लढणारच. म्हणून माझे कार्यकर्ते म्हणतात, ठाकरे गडकरी पे भारी, विशेष बहुकी अलमारी. ये ध्यान में रखिएगा, हम जरूर लड़ेंगे, लड़के जीतेंगे तभी सामने जाएंगे. हमारी आंबेडकरवाद की शक्ती कितनी है हे हम जरूर दिखाएंगे. आमच्या आंबेडकरवादी चळवळीच्या लोकांना सांगू इच्छितो, अरे आता जागे हो. कुठपर्यंत त्यांना मोठे म्हणाल, अरे कुठपर्यंत त्यांना ताकद म्हणाल, काही विशेष फुटाने साधा सुद्धा कार्यकर्ता नाही. अरे हा पण एक डॉक्टर आहे, एक सांगू शकतोय, समाजाला न्याय देऊ शकतो, ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. अरे अंबड गव्हाळ्याचं, हेरा गव्हाळ्याचं काम नाही, ही गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे. आम्ही पण ताकदवर आहोत. अरे पैसा नाही म्हणून काय झालं, मन मात्र शेरासारखं आहे आणि शेरासारखं रडत राहील. एवढंच या ठिकाणी गाई देतो आणि थांबतो. जय भीम, जय भारत. बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के नागपुर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार, पार्टी के विदर्भ के अध्यक्ष आदरणीय विशेष पुटाणे जी, इनके चुनाव प्रचार की चौक सभा ये कमाल चौक में संपन्न हो रही है. अब जब ये चुनाव का माहौल है तो खास करके 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सारे बहुजन समाज के लोग
महापुरुषों के जयंती के माहौल में लगे रहते हैं। नागपुर में भी कई जगह पे बड़े बड़े बैनर तो दिखते हैं, बड़ा बड़ा डेकोरेशन तो दिखता है, और जब चुनाव होता है तो ज़्यादा ही कुछ दिखता है। चुनाव होता है तो ज़्यादा ही कुछ दिखता है, उसके भी कुछ कारण होते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि बाबा साहब के जयंती के 14 अप्रैल तक और उसके बाद में भी कुछ लोग जयंती के माहौल में ही रहेंगे और चुनाव माहौल को चुनाव माहौल नहीं बनाकर आपकी हिस्सेदारी चुनाव में कम हो, इसलिए अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कई सालों से महाराष्ट्र में बहुजन आंदोलन को, खास करके फुले शाहू अम्बेडकरी आंदोलन को, राजनीति को कमजोर करने का एक नया तरीका है। और तरीका ये है कि महापुरुषों की जयंती बड़े धूमधाम से मनाओ। लेकिन महापुरुषों ने क्या बताया, उन्होंने कौन सा रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलना चाहिए। ये छोड़कर महापुरुषों की जयंती मनानी चाहिए। ये एक लगभग षड्यंत्र के तहत, खास करके बाबा साहब हो, महात्मा फुले हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, इनके जयंती को लेकर ये उनको मानने वाले लोग उनके रास्ते से ना चले, वो अपना रास्ता भटक दे, इसी मकसद में लगे रहते हैं। और इसलिए ये 4-5 दिन में ये माहौल ऐसा होगा कि भाई हम अपनी जयंतियां ही मनाते रहे और अपनी राजनीति को कमजोर करते रहे। ये एक तरीका होता है और उस तरीके का शिकार वही वर्ग होता है, वही लोग होते हैं, वही समाज होता है जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को समझते नहीं, राजनीति की जरूरत को समझते नहीं। और इसी बात को नागपुर में देखा भी जा सकता है। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि 11 से 14 तक फुले और बाबा साहब की जयंती होगी, माहौल बनेगा और वो माहौल में महापुरुषों के विचारों का लगभग किनारे करने का काम किया जाएगा। ऐसे वक्त पर जो नैया इधर उधर भटकती है उसको अपने रास्ते पर लाना बहुत जरूरी होता है। उससे अपने रास्ते से भटकना नहीं देना, ये बहुत जरूरी होता है। और इसी मकसद के साथ हमें मालूम था कि इस चुनाव में कई सारी पार्टियां तो आएगी, कई के कारण अलग अलग होंगे, उनके चुनाव लड़ने के बहाने भी अलग होंगे, न लड़ने के भी अलग होंगे, और हर एक अपनी अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में लगे हैं। अब ऐसे वक्त में जब चुनावी माहौल होता है तो जो भी राजनीतिक दल है उनका काम होता है कि अपनी राजनीतिक भूमिका लोगों के सामने रखे, जनता के सामने रखे, लोगों को फैसला करने दो, लोगों को तय करने दो कि उनको पार्टी का साथ देना है या नहीं देना है। और यही बात रखने के लिए भी चुनाव के समय में अपना मंच होना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो कई सारी छोटी मोटी पार्टियां जो होती है, जो कोई एक स्थायी लेवल की राजनीति नहीं करती, एक परमानेंट लेवल की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती, एक कंटिन्यूटी लेवल की राजनीति नहीं करना चाहती, वो सिर्फ कभी न कभी लोगों के बीच में जाकर चुनाव में अपने तरह से बातें रखकर लोगों को
किसी और रास्ते पे लेकर जाने की कोशिश जरूर करते हैं। अब ऐसे समय में कई सारी पार्टियां बड़े दलों के साथ एक तो मिल जाती है या अपना अस्तित्व मिटाने के लिए ही काम करती है। जब मैं ये कह रहा हूं कि कुछ पार्टियां अपना अस्तित्व मिटाने के लिए ही काम करती है, तो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में अंबेडकरी आंदोलन का जो हाल है, खास करके जब हम कमाल चौक में नागपुर के ऐतिहासिक नगरी में बात कर रहे हैं, जहां किसी जमाने में रिपब्लिकन वालों का बोलबाला था, क्या उसी कमाल चौक जैसे नागपुर के शहर में क्या आज रिपब्लिकन आंदोलन, बाबा साहब का आंदोलन, क्या वो अपनी जगह जो भी खोई हुई है, क्या उसको आज भी बचाने में लगा है? क्या उसको फिर वापस लेने के लिए तैयार हुआ है? और इसका जब जवाब ढूंढते हैं तो उसका जवाब लगभग नाक के बराबर आता है। और इसीलिए मेजॉरिटी रिपब्लिकन नेता आज कोई कांग्रेस की राजनीतिक गुलामी करता है तो कोई बीजेपी की राजनीतिक गुलामी करता है। और गुलाम होने वाले जो लोग हैं वो किसी के नेता नहीं होते, किसी समाज के नेता नहीं होते, किसी विचारधारा के अगुवा नहीं होते। और इसी को देखकर हम लोगों ने यह फैसला किया कि हमें भी अपनी अपनी साख बतानी चाहिए। अपनी जो भी पिछले 6 साल की मेहनत है, 6 साल का जो भी संघर्ष है, उसको लोगों के सामने स्वतंत्र रूप से लेकर जाना चाहिए। और इसी मकसद के साथ हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में लगभग 30 पार्टी के कैंडिडेट 30 चुनाव क्षेत्र में अपने बीआरएसपी के बैनर तले फुले शव अंबेडकर की राजनीतिक विरासत बचाने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए हम इस चुनाव मैदान में हैं। और नागपुर और रामटेक में भी चुनाव मैदान में हम अपनी साख बचाने के लिए हैं। अब कोई ये कह सकता है कि आपको भी किसी राजनीतिक दल के साथ जाना चाहिए, क्योंकि लगभग नागपुर में यही बातें होती है कि हमें इसके साथ जाना चाहिए या उसके साथ जाना चाहिए। तो 2019 के विधानसभा चुनाव में हम एक के साथ जाकर देख चुके हैं। 2019 के महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के विधानसभा चुनाव में उनके साथ जाकर हमने देखा है। उदाहरण के तौर पर जब सरकार बनी तो भीमा कोरेगांव दंगल के बाद जो दलित बच्चों के ऊपर जो केसेस लगाए गए, ये भी महाविकास आघाड़ी की सरकार उनको वापस नहीं ले सकी। भीमा कोरेगांव के दंगल का आरोपी रहा मनोहर भिड़े, उसके बारे में कभी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना उन्होंने कोई सख्त कदम नहीं उठाए। इतना ही नहीं तो बहुजन समाज के, खास करके अनुसूचित जाति जमाती के पिछड़े वर्ग के कर्मचारी, इनके पदोन्नति का आरक्षण बंद कब हुआ? तो महाविकास आघाड़ी के सरकार में यही अजित पवार फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका 7 मई 2021 का जीआर उसी समय पे निकला। मैं ये 2 उदाहरण इसलिए दिए कि सरकार बदलने से नीतियां नहीं बदलती है। भाजपा को हटाओ, कांग्रेस में लाओ। सवाल यह है कि सरकार बदलने के बाद अगर नीति नहीं बदलती, सरकार बदलने के बाद अगर पॉलिसी नहीं बदलती, तो सरकार बदलने का मतलब क्या है? सरकार बदलने का मतलब क्या है? अगर हम सरकार बदलने का निर्णय भी लेते हैं, हम सारे लोग फैसला भी कर लेते हैं, तो कोई उम्मीद के कारण तो फैसला करते हैं, किसी उम्मीद को, कारण को ध्यान में रखकर फैसला लेते हैं। और अगर यही उम्मीदें पूरी नहीं होती तो फिर एक आदमी को सत्ता से हटाना
एक पार्टी को सत्ता से हटाना और दूसरे आदमी को उसी तख्त पर बिठाना, इससे मकसद पूरा नहीं होता, इससे मकसद पूरा नहीं होता। इसलिए आदमी बदलना हमारा मकसद नहीं है। कोई भी सरकार हो उसके नीति में बदलाव आना चाहिए जो हमारे हित की होगी। ये बीआरएसपी का मकसद है। किसी आदमी बदलने के लिए बीआरएसपी चुनाव मैदान में नहीं है। अब जब ये मुद्दा है तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई आपके कारण बीजेपी को तो फायदा होगा, वोटों में बंटवारा होगा, आप किसी के वोट काटेंगे। आरोप लगाने वाले कुछ भी कह सकते हैं। और खास करके नागपुर में 5 साल चलो धम्म की ओर, और जब चुनाव आएगा तो चलो इस पार्टी की ओर, उस पार्टी की ओर। ऐसे राजनीतिक चंदा इकट्ठे करने वाले लोग नागपुर में बड़ी भारी संख्या में है। और यही सारे लोग 5 साल जब बाबा साहब की राजनीति विरासत की बात होती है तब यही लोग कहते हैं हमें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा कोई राजनीति से लगाव नहीं है, हम तो धम्म को मानने वाले लोग हैं, हम तो विहार में जाने वाले लोग हैं, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब चुनाव आता है तो जैसे बरसात में मेंढक बाहर निकलकर आते हैं, वैसे ये बिहार से उठकर बाहर निकलकर आते हैं और किसी राजनीतिक पार्टी की गुलामी करने में लगते हैं। तब इनको बाबा साहब का संघर्ष याद नहीं आता, तब इनको महात्मा फुले का संघर्ष याद नहीं आता, तब इनको साहब श्री कांशीराम जी का संघर्ष याद नहीं आता। ये सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने में लगते हैं। और ऐसे रोजी रोटी कमाने वाले लोग नागपुर में बड़ी भारी संख्या में है। ये भी कारण है अंबेडकराइट पॉलिटिक्स का पतन नागपुर जैसे नगर में क्यों हुआ, उसका ये भी एक कारण है। और इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, ऐसे लोगों के जमावड़े से सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग कहते होंगे कि अब ये चुनाव लोकतंत्र का चुनाव है, संविधान का बचाने का चुनाव है। भाई इससे कोई आपसे सहमत नहीं होने का कोई सवाल नहीं आता। लोकतंत्र की बात सही है, संविधान की बात सही है। इसी को ध्यान में रखकर पिछले 2 साल में हमने देश भर में संविधान सम्मान परिषदों का आयोजन किया। तब आप लोग कहाँ थे? तब आप लोगों को संविधान क्यों नहीं याद आया? तब आपको संविधान के खतरे में बारे में हम आपको आगाह कर रहे थे, तब आपको क्यों याद नहीं आया? 2 साल तक महाराष्ट्र के कोने कोने से दिल्ली के जंतर मंतर तक बीजेपी आरएसएस से संविधान को खतरा है। और इसीलिए अंबेडकरवादी लोगों ने, संविधान के मानने वाले लोगों ने अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, अपनी शक्ति बढ़ाने चाहिए। ये जब बीआरएसपी के लोग घर घर जाकर आप लोगों को कह रहे थे, तब आपका जवाब क्या था? कि हमें राजनीति नहीं करना है, हमें धम्म का काम करना है, हमें राजनीति नहीं करना है। तो अब आपको संविधान के बारे में डर क्यों लगने लगा? चुनाव के ही समय में डर क्यों लगने लगा? और जब आखिरी वक्त डर लगता है तो उस डर का मुकाबला नहीं होता। वो डर के मारे अपने अस्तित्व को मिटाकर किसी दूसरे के सहारे पे जाकर जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और ये अंबेडकर आंदोलन की आपको टीचिंग नहीं है, ये फुले शाहू अंबेडकर के आंदोलन की ये टीचिंग नहीं है। ये टीचिंग
उन लोगों की होती है जो टेरराइज टाइप का राजनीतिकरण करते हैं, जो राजनीति के सहारे दूसरे लोगों के वोटों को लूटना चाहते हैं, उनके वोटों के ऊपर डकैती डालना चाहते हैं, उनके वोटों को, अधिकार को एक भय के छाये में लाकर किसी डर के कारण किसी और की तरफ मुड़ना चाहते हैं और ऐसे वोटों को एक तरफ से लुटाकर यहाँ के वहां लेके जाना, ये अपने अस्तित्व को मिटाने की भी बात होती है। इस बात को भी समझने की जरूरत है, लेकिन ये कौन समझेगा? ये स्वाभिमानी लोग ही समझेंगे। इसलिए जिनका स्वाभिमान जिंदा ही नहीं है वो किसी न किसी की गुलामी करते रहेंगे, और ये गुलामी करने वाले लोग किसी का आंदोलन नहीं चला सकते। आजकल मैंने देखा कि कई लोग, कई नॉन पॉलिटिकल लोग, एनजीओ चलाने वाले लोग, जिनको राजनीतिक भाषा में हम स्लीपर सेल कहते हैं, ये स्लीपर सेल वाले लोग किसी न किसी की तरफदारी करते हैं। ये चुनाव के समय ही बाहर आते हैं, चुनाव के समय में ही बाहर आकर किसी न किसी की तरफदारी करने का काम करते हैं। इनको 5 साल कोई लेना देना नहीं होता, इनको 5 साल में आंदोलन से, राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। और यही लोग ऐसे समय पर मौका परस्त बनके आपकी किसी न किसी की तरफ मुड़ के लेके जाने की तैयारी में लगे रहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि इससे कोई अम्बेडकराइट राजनीति मजबूत नहीं होती, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स मजबूत नहीं होती। और बीआरएसपी का मकसद है कि उम्मीदवार लड़ेंगे, चुनाव आएंगे, जाएंगे, लेकिन अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स मजबूत होनी चाहिए। ये बीआरएसपी की भूमिका है, और इसीलिए ये भूमिका छोड़कर हम कोई दूसरी भूमिका नहीं ले सकते। और इसी में जवाब आपको मिलेगा कि कोई कहेगा कि हमें समर्थन दे दो, तो समर्थन देने के लिए हमने पार्टियां नहीं बनाई, अपना समर्थन देकर पार्टियां नहीं बनाई। हाँ, हमने 2-3 जगह समर्थन देने का फैसला लिया है। जैसे कोल्हापुर में शाहू महाराज है, उनको समर्थन देने का हमने फैसला लिया है। उनके बाजू में हाथकणंगले सीट है, वहां राजू सेठी ने खुद हमें पूछा, उनसे खुद हमसे बात की और हमारे समर्थन की उन्होंने इच्छा भी व्यक्त की, तो हमने उनको समर्थन दिया। परभणी में कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपीआई है, जिसको महाराष्ट्र में अलायंस में एक भी सीट नहीं है, वो सीपीआई भी परभणी में चुनाव लड़ रही है। उन्होंने खत लिखकर बाकायदा मुझे पूछा कि भाई आपका हमें समर्थन चाहिए, हमने उनको समर्थन दिया। जो हमारे पास समर्थन मांगने के लिए आया उनको हमने नहीं दिया, लेकिन जो मांगने के लिए आता भी नहीं उसको हम समर्थन क्यों दे दे, उसको हम समर्थन क्यों दे दे? अगर वो अपने अकड़ में है तो हम भी अपने अकड़ में हैं। तुम भी, अगर तुम्हें अपने ऊपर होने का नूर है तो हमें भी अपने ऊपर होने का नूर है। अगर तुम भी अपने आप को बादशाह समझते हो तो हम भी अपने आप को बादशाह के बाप से ज्यादा समझते हैं। ये असलियत है, ये असलियत है। ये एक साइकोलॉजिकल जंग होती है, ये राजनीति में एक साइकोलॉजिकल जंग होती है। और ये साइकोलॉजिकल जंग में हम तुम्हारे सामने क्यों आए? अब इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें अगर बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है तो ठीक है भाई, प्रकाश अंबेडकर नहीं आए तुम्हारे साथ, नहीं जम गया, नहीं हो गई शादी तुम्हारी, तो कोई और तो दूल्हे तुम्हारे लिए मिल सकते थे ना। क्या उन दोनों को तुमने एक्सेप्ट किया? क्या उनके साथ कोई वार्तालाप किया? अगर आपने वार्तालाप नहीं किया तो कसूर आपका भी है, क्योंकि आप ये घमंड में हो कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपका ये रवैया है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो हमें भी सदियों से
संघर्ष करने की आदत है, हम अंबेडकरवादी है, संघर्ष के आदी है। एक चुनाव से क्या होगा, कई चुनाव आते रहेंगे, लेकिन अपना नामो निशान मिटाकर किसी के झंडे अपने कंधों पर लेकर ढोने के लिए हम पैदा नहीं हुए, ये भी किसी ने ताल ठोकर कहने की जरूरत है। और ये बीआरएसपी पूरे ताकत के साथ कहती है। संविधान को खतरा है। अब रामदास आठवले तो कहते कि बिल्कुल नहीं, मैं तो उनके ही साथ हूं। अब कल परसों तो यही भाषा नागपुर में कवाड़े सर भी बोलते थे, आजकल कहा कितने बचे हैं। अब उसी में कोई चाहेगा कि बीआरएसपी भी खत्म हो, चाहेंगे कुछ लोग, लेकिन उनकी मंशा पूरी करना यह हमारा काम नहीं है। उनकी इच्छा पूरी करना यह हमारा काम नहीं है। हमारी मंशा, हमारी इच्छा फुले शाह अंबेडकर आंदोलन और राजनीति के साथ है, किसी अरे गहरे नत्थू खैरे के साथ नहीं। ये भी बिल्कुल साफ होना चाहिए, तब लोगों में क्लैरिटी आ सकती है। और चुनाव इसलिए लड़ना चाहिए कि चुनाव में आपकी भूमिका लोगों के सामने आए। चुनाव एक मंच होता है, चुनाव एक मौका होता है कि आप अपनी बात लोगों के बीच में लेकर जाए। चाहे बात विकास की राजनीति की हो या विकास के खिलाफ चलने वाले राजनीति की हो, आपके कुछ मुद्दे होने चाहिए। और इसीलिए बीआरएसपी ने सोच समझकर हम लोगों ने फैसला लिया कि महाराष्ट्र में हम अपने चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई उम्मीदवार साथ में आता है, पार्टी आती है, कुछ लोग हमें भी समर्थन देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अपना नामो निशान मिटाकर कोई चुनाव में किसी के सामने सरेंडर होना और अपने आंदोलन को, अपने राजनीति को समाप्त करना, ये हमारा कोई काम नहीं है। और इसीलिए बीआरएसपी भी नहीं बनी है। ये बात जब मैं कह रहा हूं तो अपने लोगों की मेमोरी भी बहुत छोटी होती है। इतनी छोटी होती है कि पिछला चुनाव 2019 में हुआ और 2020 में कोविड पीरियड शुरू हुआ, और 2020 और 2022 ये 2 साल में कोविड के कारण देश के लोगों का जो हाल हुआ, इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। कितनी लोगों की नौकरियां गई, कोई चर्चा नहीं। कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई, कोई चर्चा नहीं। कितने लोगों को शहर छोड़कर अपने गांव के तरफ जाते वक्त 200 नहीं तो 2,000 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा, इसकी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। कांग्रेस वाले भी इस मुद्दे का जिक्र नहीं करते और बीजेपी वाले तो जिक्र नहीं होना चाहिए, यही चाहेंगे। मोदी तो यही चाहेंगे कि उस समय का कोई जिक्र ना हो, उस समय की कोई याद ना हो। सिर्फ अगर बात होनी चाहिए तो अयोध्या की हो। अरे भाई 2020 में पिछले चुनाव के बाद 2 साल के बाद ये आपकी सरकार थी, और कोविड जब आया तब तुम्हारे विकास के नाम की राजनीति की धज्जियां उड़ाकर रख दी, विकास के पॉलिटिक्स की पोल खोल दी, और पूरे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना घटिया लेवल का है ये साबित हुआ। पूरे देश भर में मेडिकल सुविधा को लेकर भारत दुनिया में कितना पिछड़ा है, ये सब साबित हुआ। तब किसी की 56 इंच की छाती काम नहीं कर पाई। अरे सारे भगवान के दरवाजे बंद पड़े, 2 साल तक बंद रहे, एक भी भगवान भारत के लोगों के मदद करने के लिए नहीं आया। और जो पंत प्रधान अभी कहता है
कि हमने इतना बड़ा मंदिर बनाया, तो 2 साल के कोविड के पीरियड में भारत के लोगों को मदद करने के लिए ये मंदिर बनाने वाली सरकार कहा था, ये मंदिर बनाने वाली सरकार कहा थी। और ये सिर्फ फेलियर, मैं ये नहीं कहता कि वो बीजेपी का ही, अकेले बीजेपी का है, ऐसा नहीं कहता। ये फेलियर ये कांग्रेस पार्टी का भी रहा, क्योंकि आज तक किसी भी केंद्र के सरकार ने मेडिकल सुविधा को लेकर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, मेडिकल बजट को लेकर कभी भी सोच विचार के साथ फैसले नहीं किए, कभी भी इसको प्राथमिकता नहीं दी। और प्राथमिकता नहीं देने के कारण सरकार में कोई भी बैठा हो, लेकिन आज तक जितने भी सरकारें आई उनकी नालायकी की पूरी पोल खोल दी वो कोविड पेंडेमिक ने। और कोविड के पेंडेमिक में समय में देश का विकास का मतलब लोगों के समझ में आया। कुछ लोगों के लिए नारे देना, कुछ लोगों के लिए सहूलतें देना, कुछ लोगों के लिए सब्सिडी देना, कुछ लोगों के लिए खाने के लिए अनाज पैदा करना, यही विकास नहीं होता है। और इसकी पोल खोल दी थी 2020 के 22 के समय में, और उसको सिर्फ 2 साल हो गए। ये 2024 है, सिर्फ 2 साल का समय चला गया, लेकिन इसकी किसी को याद नहीं आती है, इसको कोई याद नहीं करता है। तब उसी वक्त भी किसी को भारतीय संविधान याद नहीं आया, जो संविधान कहता है कि हर नागरिक को जीने का, सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार है। कोविड के समय में किसी भी राजनीतिक दलों को याद क्यों नहीं आया? सरकार में बैठे हुए लोगों को यह याद क्यों नहीं आया? और आज जब शांति का माहौल लगता है, खास करके है तो इमरजेंसी का, लेकिन लगता तो है शांति का, लेकिन है तो माहौल इमरजेंसी का, ऐसे माहौल में भी 2 साल पहले वाकयात जो देश भर हुए उसको कोई लेकर चिंतित नहीं है। चाहे बात मणिपुर की हो, चाहे बात उन्नाव की हो, चाहे बात हाथरस की हो, देश की जितने भी घटनाएं घटी वो चुनाव मुद्दा नहीं बन रही है। चुनाव मुद्दा ये नहीं बन रही है। चुनाव मुद्दे कौन से बन रहे हैं? तो कौन से पार्टी को कहा जमीन है, कौन से परिवार का समर्थन है, उसका उम्मीदवार के पास प्रॉपर्टी कितनी है, इसको लेकर चर्चाएं हैं। जब इसको लेकर चर्चाएं होती तो आम आदमी के मुद्दे के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। और राजनीतिक मंच, ये चुनाव का माहौल, ऐसे मुद्दों को चुनाव के मैदान में लाने की जरूरत होती है। और यही काम बीआरएसपी इसी चुनाव मैदान में कर रही है। और इसीलिए अपने भी एक मैनिफेस्टो के टाइप के मुद्दे हैं जिनको हमारे उम्मीदवार फुटाने जी में आपके सामने रखे, अगले बार भी रखेंगे, घर घर पहुंचाएंगे, क्योंकि हम भी कुछ बातों के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। उसमें से बड़ी बातें तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात के ऊपर जो कोई राजनीतिक दल नहीं कहता, उसके ऊपर किसी के पास पॉलिसी नहीं है, लेकिन बीआरएसपी की वो पॉलिसी है, बीआरएसपी की वो नीति है। वो नीति कौन सी है? नीति यह है कि आपको मालूम है कि पहले जमींदारी का अंत करने के लिए लैंड सीलिंग लॉ लाया था। जमींदारी का खात्मा करने के लिए, लैंडलॉर्डिज्म को खत्म करने के लिए, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए लैंड सीलिंग लॉ लाया था। लेकिन पिछले कई सालों से लैंड सीलिंग लॉ काम नहीं कर रहा है। लैंड सीलिंग लॉ काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि धन्ना सेठों के हाथ में अभी सरकारें जाने लगी है। धन्ना सेठ लोग ही सरकार को कंट्रोल करने में लगे हैं। धन्ना सेठों का पैसा ही चुनाव में लगता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड उसका जीता जागता उदाहरण है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में किसका पैसा लगा, वो पैसा किसको जाता है, फिर उसके बदले में टेंडर किसको मिलते हैं, उनके कंपनी के लाइसेंस किसको मिलते हैं, ये सारा डिटेल अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है। ये न्यूज मीडिया के माध्यम से
ये सारा पब्लिक डोमेन में आ चुका है। और इसी को लेकर बीआरएसपी इसीलिए कहती है कि सामाजिक विषमता का दौर खत्म होते होते अभी भी नहीं हुआ तो भारत में आर्थिक विषमता का दौर बड़े लेवल पे पहुंच गया, बड़े लेवल पे पहुंच गया। ऊपरी 10% लोगों के हाथ में लगभग 70% देश की संपत्ति आ गई। देश के संपत्ति के ठेकेदार सरकार को गुलाम बनाकर, मैं ये आपको कहता हूं, ये मोदी सरकार खुद मोदी नहीं चलाते, मोदी को चलाने वाले लोग इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, कारपोरेट लोग हैं। मोदी तो एक मुखौटा है, मोदी तो एक मोहरा है। और इसलिए मोदी के साथ लड़ाई करने के बजाय यहाँ के कारपोरेट के खिलाफ भी लड़ाई होनी चाहिए। ये बड़ी बात को कई लोग नहीं समझ रहे, ये कई लोग नहीं समझ रहे। एक तरफ जैसे संघ के खिलाफ एक वैचारिक आंदोलन जो सिर्फ एक सच्चा अंबेडकरवादी लड़ सकता है, कांग्रेस वाला नहीं लड़ सकता। संघ के खिलाफ सच्चा अंबेडकरवादी ही लड़ सकता है, कांग्रेसी नहीं लड़ सकता, क्योंकि कांग्रेसी आधा मनुवादी ही होता है, कांग्रेस आधा संघ वाला ही होता है। ये कितनी बार साबित हुआ है, कितनी बार। और अभी हालांकि जब ओबीसी की जनगणना का मुद्दा आया तो कांग्रेस में एक शर्मा नाम का लीडर है, बड़ा लीडर है उनका, उसने खुद कहा ओबीसी जनगणना की जरूरत नहीं है, ओबीसी जनगणना की जरूरत नहीं है। मतलब बीजेपी का भी आवाज और कांग्रेस का आवाज दोनों मिलके एक है। फर्क क्या है भाई, फर्क क्या है? ओबीसी के नीति को लेकर फर्क क्या है? बीजेपी ज्यादा और तोड़ देगी ओबीसी को। अगर रोहिणी कमीशन की सिफारिशें लागू हो गई तो 4 टुकड़े होंगे ओबीसी के, 4 टुकड़े बीजेपी ओबीसी के करेंगे। और महाराष्ट्र में बीजेपी ने शेड्यूल कास्ट के 4 टुकड़े करने के लिए कमेटी बनाई है। क्या इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? सब कैटेगराइजेशन के नाम पे कमेटी बनी है। हम बीआरएसपी वाले खुलकर कहते कि ओबीसी के भी टुकड़े नहीं होने चाहिए, आदिवासी के भी टुकड़े नहीं होने चाहिए और शेड्यूल कास्ट के भी टुकड़े नहीं होने चाहिए। कि अगर ये इकट्ठे होंगे तो ही इनकी राजनीति मजबूत होगी। ये अगर टुकड़ों टुकड़ों में बांटे गए तो इनकी राजनीति भविष्य में और कमजोर होने का खतरा। क्या कांग्रेस इसके बारे में बात करती है? कांग्रेस इसके बारे में बात नहीं करेगी। कारपोरेट के खिलाफ अकेला राहुल गांधी अगर छोड़ दे तो दूसरा कांग्रेस वाला बोलता कौन है? एक भी कांग्रेस का नेता कारपोरेट के खिलाफ बोलता नहीं है, क्योंकि उनके भी स्टेट लेवल के ऊपर अपने रिश्ते नाते हैं। उनके भी रिश्ते नाते होने के कारण वो कारपोरेट के खिलाफ भूमिका नहीं ले सकते। जिस संविधान ने कहा कि इस देश की साधन संपत्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ कौन आवाज बुलंद करेगा? भारतीय संविधान में यह बिल्कुल प्रावधान है कि चंद लोगों के हाथ में इस देश की अर्थव्यवस्था इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुई है। नहीं होनी चाहिए यह संविधान कहता है, लेकिन हुई है। और जब हुई है तो उसका इलाज क्या होना चाहिए? उस इलाज के बारे में कांग्रेस के पास पॉलिसी नहीं है, कांग्रेस के पास नीति नहीं है। और इसलिए बीआरएसपी ने अपने चुनावी मुद्दे में यह साफ लिखा है कि जिस तरह जमींदारी को खत्म करने के लिए इस देश में लैंड सीलिंग लॉ लाया गया, कानून लाया गया, उसी धरती पर मुट्ठी भर उद्योगपति लोगों के संपत्ति के ऊपर रोक लगाने के लिए किसी व्यक्ति या कंपनी के पास कितनी धन संपत्ति होना चाहिए
इसकी भी समय सीमा तय करने वाला एक कानून आना चाहिए, ताकि प्रॉपर्टी सीलिंग लॉ इस देश में लागू हो। और प्रॉपर्टी सीलिंग लॉ अगर चालू होगा तो बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी वहां से निकलकर देश के दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये नीति की बात है, ये पॉलिसी की बात है। और पॉलिसी की बात को लेकर कांग्रेस वाले ज्यादा पॉलिसी की बात नहीं करेंगे, बीजेपी वाले तोड़ने की पॉलिसी करेंगे, लेकिन वैकल्पिक पॉलिसी, एक अल्टरनेट पॉलिसी ये नहीं आती है। और इसीलिए हमारे जैसे छोटे दलों को चुनाव लड़ना पड़ता है, ताकि हम अपनी भूमिका लोगों के बीच में लेकर जाए, लोगों का समर्थन मांगे, अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगे, अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। ये चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसीलिए हम चुनाव मैदान में। अब आप कहेंगे इससे कुछ लोगों का फायदा होगा, कुछ लोगों का नुकसान होगा। अब मैंने कहा ना कि जिसका नुकसान होता है उसको ज्यादा सोचना चाहिए, वो सोचता ही नहीं है, वो अपनी ही मस्ती में मस्त है, वो अपने ही मस्ती में मस्त है, उसको ज्यादा सोचना चाहिए। वो क्या समझता है कि मजबूरी में सारे लोग मेरे पीछे आएंगे, जो नहीं आएंगे उनके लिए कुछ दलाल लोग काम करेंगे, कुछ नेता लोग काम करेंगे, कुछ मिडलमैन के लेवल पे काम करेंगे। अरे दुनिया में कभी सारे लोग बिकते नहीं और सारे लोग कभी खरीदे नहीं जाते, ये भी एक सच्चाई है। और इसीलिए जिनको लगता है कि भाई ये गया तो ये हमारी बारी है, तो उनका ये काम होता है कि अपना दायरा बढ़ाए, अपना पॉलिटिक्स ज्यादा अकोमोडेटिव करे। वो अपना पॉलिटिक्स अकोमोडेट नहीं करते हैं, अपना पॉलिटिक्स का दायरा बड़ा नहीं करते हैं और छोटे छोटे दलों को समाप्त करने का काम करते हैं। जब वो छोटे दलों को समाप्त करने की बात कहते हैं तो फिर टू पार्टी एजेंडा जो बीजेपी की पॉलिसी है वो बीजेपी के और कांग्रेस के दोनों के हित में रह जाती है, बाकी लोगों का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। और इसीलिए अपने अस्तित्व की लड़ाई में लड़ना ये भी चुनाव में एक मुद्दा होता है। ये नहीं कि आप चुनाव जीतते हो हारते हो, इसके अलावा क्या आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को तैयार है या नहीं, ये भी एक मुद्दा होता है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे को लेकर जब हम चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कल एक आखिरी बात बहुत बड़ी है। बड़ी बात क्या है? कल संविधान का हवाला देकर पंतप्रधान मोदी ने रामटेक की सभा में कहा कि बाबा साहब चाहते थे जम्मू कश्मीर और भारत को एक ही संविधान बने। ये कांग्रेस की गलती रही कि उसके कारण देश में दो विधान बने। बाबा साहब का यहां गैर इस्तेमाल बीजेपी कैसे करती है? अब इसका जवाब दे दे कांग्रेस के लोग, दे देना, लेकिन कांग्रेस के लोग नहीं दे सकते, हमें पता है। कांग्रेस में उतनी आइडियोलॉजिकल औकात नहीं है, नीतियों की औकात नहीं है, और इसलिए हमारे जैसे लोगों का चुनावी जंग में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग आइडियोलॉजिकल जंग लड़ते हैं। आइडियोलॉजिकल नीतिगत बात करने में हम तुमसे ज्यादा बड़े हैं, ताकतवर है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी के इस बात का जवाब देने में हम लोग सक्षम है, तुम लोग सक्षम नहीं हो। तुम लोग राजनीति करने में सक्षम हो सकते हो, लेकिन वैचारिक आंदोलन लड़ने में नहीं है। कल मोदी जी ने कहा ना कि भाई जम्मू कश्मीर और भारत का विधान अलग अलग है। बाबा साहब चाहते थे एक होना चाहिए, तो बाबा साहब ने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट कानून बनते वक्त लॉ मिनिस्टर के नाते 1951 में पार्लियामेंट में एक भाषण दिया, और उस भाषण में बाबा साहब ने यह भी कहा कि संसद में हर कोई जा सकता है, उद्योगपति भी जा सकता है, लेकिन किसी भी कीमत पर उद्योगपति के हाथ में इस देश की पार्लियामेंट नहीं जानी चाहिए। उद्योगपतियों का इस देश के संसद के ऊपर कब्जा नहीं होना चाहिए। बीजेपी और मोदी ने यह जवाब देना चाहिए
कि आज के पार्लियामेंट के ऊपर क्या कारपोरेट का कब्जा है या नहीं, उद्योगपतियों का कब्जा है या नहीं। और अगर उद्योगपतियों का पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा है, संसद के ऊपर कब्जा है, तो आपको बाबा साहब के नीति को लेकर कहने का कोई अधिकार नहीं है। और यही बात कांग्रेस वाले ताल ठोकर नहीं कहेंगे, उनमें वो औकात नहीं, उनमें वो हिम्मत नहीं। और इसीलिए स्वतंत्र रूप से राजनीति करने वाले दलों का अस्तित्व रखना, उसको मजबूत करना, उसको ताकत देना, ये भी एक आंदोलन का हिस्सा होता है। और इसी हिस्से के तहत जो हमारे पार्टी के उम्मीदवार है, वैसे आज कलमेश्वर में भी सभा होने वाली थी, बरसात के कारण नहीं हुई, लेकिन वहां भी रामटेक के उम्मीदवार हमारे एडवोकेट शिंदे जी यहाँ मौजूद है, क्योंकि कलमेश्वर की सभा आज बरसात के कारण नहीं हुई। वो आज भी मंच पे, वो भी रामटेक से चुनाव लड़ रहे, वहां भी काफी छोटे बड़े संगठन उनको समर्थन दे रहे। उसी तरह विदर्भ के हमारे अध्यक्ष विशेष फुटानी, अब कई जगह में हुआ कि जो भी विदर्भ में हमारे सारे उम्मीदवार है, सबके पास सीटी है, सबकी सीटी बज रही है, लेकिन नागपुर में एक अलमारी है। यहाँ सीटी वालों का पता नहीं क्या हो गया, लेकिन अलमारी इनको सिंबल मिला है, और ये अलमारी सिंबल पर हमारे नागपुर के कैंडिडेट है। तो अपनी कोई, जैसे हमारे फुटानी जी ने कहा कि हम कोई धन्ना सेठों की औलाद नहीं है, हम कोई कारपोरेट वालों की औलाद नहीं है, हम किसी का सहारा लेकर चुनाव मैदान में नहीं है, हम किसी को बढ़ाना घटाने के लिए चुनाव मैदान में नहीं है, हम अपनी औकात पैदा करने के लिए चुनाव मैदान में है, हम अपनी राजनीतिक विरासत को मजबूत करने के लिए चुनाव मैदान में है। और इसीलिए आने वाले 19 तारीख को जब यहाँ के वोटर्स वोट करेंगे, वैसे वोट करने के पहले गडकरी जैसे लोगों ने पहले 4-5 महीने पहले कहा मैं बिल्कुल प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन अब प्रचार की जड़ियां लगा रहे। खासदार महोत्सव से लेकर दुनिया के जाने माने कलाकार लाकर नौटंकी का माहौल शुरू है। अब भाई आपका इतना बड़ा काम है, तो इतने नाच गाने वाले लोगों को बुलाकर उनके ऊपर लोगों का करोड़ रुपए खर्चा करने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? ये अलग बात है कि मोदी जी रामटेक में आए और नागपुर में नहीं आए, वो उनका अंदरूनी मामला है, वो आपस में देख लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया है, तो भाई बाबा साहब के मानने वाले लोगों के और भी कुछ सवाल है। जैसे लोकल इश्यू कितने बड़े हैं। हमारे यहाँ अम्मादरी के लिए एक आंदोलन हुआ, सारे अम्बेडकरवादी महिलाएं लोग उसमें शामिल हुए, मैं भी 1-2 दिन वहां गया था। क्या कांग्रेस वाले हिम्मत करके कहते हैं क्या हम उसको रिस्टोर करेंगे? कोई नहीं कह रहा। जिन्होंने गिराया उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। क्या इसके लिए कोई कांग्रेसी गया? बिल्कुल नहीं गया। कोई कांग्रेस का दलाल गया? बिल्कुल नहीं गया। हमारा चंद्रपुर का एक साथी है, वो अपनी नौकरी की परवाह किए बगैर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अदालत में गया। तो जिसकी हम बात बार बार कहते हैं, क्या वो सचमुच हमारा साथ देते हैं क्या? इसका भी एक बार फैसला करने की जरूरत है। और आखिरी जाते वक्त इतना कहूंगा कि मैंने 15 मार्च की इंदिरा मैदान की सभा में कहा है कि संविधान कितना भी बड़ा तानाशाह भारत में आए, वो संविधान को बाका बाल नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल भरोसे के साथ कहा था। इसका कहने का कारण ये था कि संवैधानिक ढांचा जिस तरह से बना है, उसके दायरे में रहकर सभी सरकारों को काम करना ही पड़ेगा, चाहे बीजेपी वाला हो चाहे कांग्रेस वाला हो। कांग्रेस वालों ने भी कोशिश की थी, वो अपने मुंह के बल पर गिरे। बीजेपी वाले भी गिरेंगे, वो तो गिरते रहेंगे, लेकिन उनको रोकने के साथ साथ हम अपनी भी शक्ति पैदा करने में भरोसा रखें। और इसलिए बाबा साहब के संविधान द्वारा दिया गया वोट का अधिकार, उसका सही इस्तेमाल करें, अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए
लोगों में घर घर जाकर उनको ये पैगाम पहुंचा दे कि आपको अलमारी के ऊपर वोट देना है। यही अपील के साथ मैं आपसे रुखसत लेता हूं। जय भीम, जय भारत।